बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग कैपिटल एसेट की जो डिफरेंट कैटेगरीज है उन पे बात कर चुके हैं। ये भी समझ चुके हैं कि कौन से कैपिटल एसेट जो है वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम बनेंगे और कौन से कैपिटल एसेट पे होने वाला जो गेन है वो नॉर्मली टैक्स होगा। उनका होल्डिंग पीरियड की बेस पर एग्जेम्पशन क्या होगी और जो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम होंगे उनके टैक्स रेट्स क्या होंगे। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टी वाले केस में भी आपने टैक्स रेट देख लिए सेपरेट ब्लॉक वाले। हाँ, लेकिन सेक्शन 37A में जो कैपिटल एसेट फॉल करते हैं उनके टैक्स रेट अभी आपने देखना क्या है बाकी है। सेपरेट ब्लॉक मतलब दो आइटम आपके लिए सेपरेट ब्लॉक है, एक सेक्शन 37A वाले कैपिटल एसेट, दूसरे सेक्शन 37 के अंदर इमूवेबल प्रॉपर्टी। किस चीज का बेटा लास्ट चैप्टर है? अच्छा जी, ओके। तो हम बात कर रहे थे किस चीज पर? एग्जेम्प्ट कैपिटल एसेट पर। अच्छा, अब ये क्या जनाब, ये आपके सामने कैपिटल एसेट की कुछ टाइप्स बता दी गई हैं, स्पेसिफिकली नाम लेके जिनको एग्जेम्प्ट कर दिया गया। ठीक है, तो आप भी इनको एग्जेम्प्ट रखें, मतलब इन पे होने वाला गेन एग्जेम्प्ट है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ सिचुएशंस आपके सामने लिखी हुई है। तो इस केस में कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होगा तो आप इनको अलग से एग्जेम्प्ट ही कर दें, इनको आप टैक्स ना करें, आप इनको टैक्सेबल इनकम का पार्ट ना माने। ठीक है, तो कैपिटल गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल एसेट इज एग्जेम्प्ट। ठीक है जी। तो जो कैपिटल गेन है डिस्पोजल पर किसके, जो कैपिटल एसेट आपको बताए जा रहे हैं नीचे नाम लेकर, तो इनको नाम लेकर एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ईपीजेड। ठीक है, कंपनी के शेयर्स अगर आप खरीदते हैं और वो कंपनी खुद कहाँ ऑपरेट करती है? ईपीजेड। अब ईपीजेड एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहाँ पर ज्यादातर जो फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज लगी होती हैं वो बेसिकली जो आउटपुट प्रोड्यूस करती है वो पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट होता है। जैसे कराची के अंदर जो आपका साइट एरिया है, मलिर इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको ईपीजेड डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो वहां पर अक्सर और बेशतर आपको बहुत सारे टेक्सटाइल यूनिट्स दिखाई देंगे जिनका मेनली काम क्या है कि टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाकर बाहर एक्सपोर्ट करना। तो अगर आपके पास किसी भी ईपीजेड में काम करने वाली कंपनी के या ईपीजेड में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी के क्या है, शेयर्स हैं, तो उन शेयर्स पर जो गेन होगा वो गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपको। ये चीज ध्यान में रखिएगा। ठीक है जी। तो मतलब क्या है कि अगर आप मिसाल के तौर पर एक कंपनी वहां पर है सूरती टेक्सटाइल लिमिटेड। ठीक है जी। तो अब सूरती टेक्सटाइल लिमिटेड मेनली क्या करती है? डेनिम कपड़ा बनाती है और बाहर एक्सपोर्ट करती है। तो अगर आपके पास सूरती टेक्सटाइल लिमिटेड के क्या है, शेयर्स हैं जो कि ईपीजेड पे काम करती है और आप उसके शेयर होल्डर हैं, तो अगर आप ईपीजेड में मौजूद कंपनी के शेयर्स क्या करते हैं? डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो फिर आपका कैपिटल गेन जो है, अगर गेन हुआ वो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसको आपको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करना, एग्जेम्प्ट हो गया वो। बात क्लियर है यहाँ तक बेटा सब लोगों को? बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, उसके बाद फर्दर बात क्या हो रही है? एमोल प्रॉपर्टी सोल्ड टू अ डेवलपमेंटल REIT scheme with the object of development and construction of residential building। ठीक है जी। तो कोई जिस तरह अक्सर बेशतर आप देखते हैं कि एक बड़े पैमाने पर जो है वो प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट हो रही होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। कोई जैसे इसको मैं इससे हटके एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं आपको, लेकिन वो एग्जांपल सिर्फ समझाने की हद तक है। तो उस एग्जांपल को फिर आप अप्लाई कीजिएगा सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। लेकिन एक मिसाल इस तरह देना चाहूँ, जैसे बाज दफा क्या होता है, गवर्नमेंट एक प्रोग्राम बनाती है कि भाई मोटरवे बनाना है, हाईवे बनाना है। अब हाईवे या मोटरवे बनाने के रास्ते में बहुत सारे क्या हो जाते हैं? मकान आ जाते हैं, ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो वो प्रॉपर्टीज अगर गवर्नमेंट कोई फ्लाईओवर बनाने का फैसला करे तो हो सकता है बहुत सारी प्रॉपर्टीज बीच में आ जाए। तो वो प्रॉपर्टीज क्या करनी होंगी? खरीदनी पड़ेगी ना गवर्नमेंट को। यस और जवाब दें, रिस्पॉन्स है बेटा, ताकि वो प्रोजेक्ट क्या हो सके? कंप्लीट हो सके। तो एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी प्रॉपर्टीज बेचनी पड़ रही, तो ये प्रॉपर्टी मजबूरन बेची जा रही है। अब गवर्नमेंट की भी मजबूरी है, लोगों की मजबूरी है।
गवर्नमेंट लोगों को पैसे देगी। तो अब जरूरी नहीं है कि तमाम ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर गेन एग्जाम्प्ट हो, लेकिन अब यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर आपने इमोल प्रॉपर्टी सोल्ड की है REIT स्कीम को, ताकि वहां पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स क्या हो सके, कंस्ट्रक्ट हो सके, तो उस केस में आपका जो कैपिटल गेन है इमोल प्रॉपर्टी का वो एग्जाम्प्ट है, उस पर आपको टैक्स पे नहीं करना। ठीक है जी। तो इस चीज को आप ध्यान में रख सकते हैं। बड़े पैमाने पर मतलब नहीं कि जमीन है आपके पास बड़े पैमाने पर, या वहां पर आप कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया है ताकि वहां पर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो सके, तो फिर उस जमीन को बेचकर जो आपका गेन हुआ है वो गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सही है जनाब। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक थर्ड पॉइंट इसमें आ रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? ट्रांसफर ऑफ अ मेंबरशिप राइट हेल्ड बाय अ मेंबर ऑफ एन एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज फॉर एक्विजिशन of shares and trading or clearing rights acquired by such member in new corporatized stock exchange in the course of corporatizing of existing stock exchange। देखें, ये सिचुएशन आपके सामने ये है कि पहले हम जानते हैं स्टॉक एक्सचेंज का नाम क्या था, कराची स्टॉक एक्सचेंज। पता है आपको इस बात का? कराची स्टॉक एक्सचेंज नाम था पहले। अब वो पूरे पाकिस्तान, फिर इसके अलावा लाहौर में जो स्टॉक एक्सचेंज थी इसका नाम लाहौर स्टॉक एक्सचेंज था। इस्लामाबाद में जो स्टॉक एक्सचेंज थी उसका नाम इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज था। अब होता क्या था, ये तीन अलग अलग मार्केट्स कहलाती थी। मतलब अगर एक कंपनी तीनों स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो हो सकता है थोड़ा बहुत रेट का फर्क हो, कराची स्टॉक एक्सचेंज में उसका रेट अलग हो, लाहौर में थोड़ा सा अलग हो और इस्लामाबाद में अलग हो, डिपेंड ऑन व्हाट मार्केट। जिस तरह आप देखते होंगे गोल्ड के रेट कराची में अलग है, हैदराबाद में अलग है, तो 100-200 रुपए का फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? मतलब रेट्स हर शहर के हिसाब से अलग अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि हर शहर की जो मार्केट है वो क्या है, मुख्तलिफ है। हर शहर की डिमांड और सप्लाई जो है वो मुख्तलिफ है। यस और नो बताइए। अच्छा, अब इन्होंने क्या किया, पूरे पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को एक कर दिया और उसका नाम रख दिया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो अब जाहिर सी बात है कि पुरानी स्टॉक एक्सचेंज खत्म करके नई स्टॉक एक्सचेंज बना दी गई। ठीक है जी। तो अब हुआ क्या कि जो पुरानी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर था उसको पुरानी स्टॉक एक्सचेंज के मेंबरशिप के बदले नई स्टॉक एक्सचेंज का क्या कर दिया, मेंबरशिप कार्ड दे दिया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पुराना मेंबरशिप राइट क्या हो गया, डिस्पोज ऑफ हो गया, उसके बदले नया राइट क्या हो गया, एक्वायर हो गया। ठीक है, जो डिस्पोजल हुआ उस पर गेन आ सकता है अगर नया राइट का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और पुराना राइट का वैल्यू क्या है, कम है। ठीक है, या जाहिर सी बात है नए राइट की मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी, आपने जिस वक्त परचेज किया होगा उस वक्त कॉस्ट कम होगी। जैसे मिसाल के तौर पर अब टेक्निकली इस तरह सोचिए कि आपने स्टॉक एक्सचेंज का मेंबरशिप कार्ड लिया था 20 लाख रुपए का, जिस वक्त आप उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं उस वक्त वो मेंबरशिप कार्ड जो नई स्टॉक एक्सचेंज है उसका मेंबरशिप कार्ड जो है वो 20 करोड़ का मिल रहा है। तो 20 लाख कहाँ और 20 करोड़ कहाँ? तो आप तो अपना पुराना कार्ड देकर क्या कर रहे हैं, नया कार्ड ले रहे हैं। समझे बेटा? तो इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज आपने खरीदी थी कितने की, 20 लाख की, उसके बदले आपको 20 करोड़ की चीज मिल रही है। तो इस तरह आपको बाजाहिर तो एक गेन हो गया, लेकिन ये गेन क्योंकि एक तरह से कोई कैश फॉर्म में नहीं है, कार्ड के बदले कार्ड क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो इस गेन को एक तरह से लॉ ने क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। लेकिन टेक्निकली पुराना आपका राइट डिस्पोज ऑफ हो गया, उसके बदले आपको नया राइट क्या हो गया, हासिल हो गया। ठीक है, तो ये तीन सिचुएशंस इस तरह की सिचुएशंस हैं जिसमें आपको बाज दफा क्या करना पड़ता है, मतलब जिसमें आपको जो है वो गेन क्या कर दिया गया, एग्जेम्प्ट कर दिया गया। अच्छा, यहाँ तक सब सारी बात क्लियर हो जाती है बेटा आप लोगों को? जवाब दें। उसके बाद हमारे पास एक और हिस्सा है जिसको हम बोलते हैं नॉन रिकग्निशन रूल्स। जो एग्जेम्प्ट हो गया वो एग्जेम्प्ट हो गया, और कुछ एग्जेम्पशन सिचुएशन बेस्ड है, उसमें किसी भी किस्म के कैपिटल एसेट को फिर एग्जेम्प्ट के डिस्पोजल को एग्जेम्प्ट करार दिया जा सकता है। तो नॉन रिकग्निशन रूल्स वो रूल्स जिसके अंदर
कैपिटल गेन या लॉस अराइज नहीं होता। वो सिचुएशंस जिसके अंदर गेन या लॉस अराइज नहीं होगा ना वो आपका अकाउंट किया जाएगा, मतलब उसके ऊपर टैक्स नहीं पे होगा। ठीक है, तो मतलब अगर प्रॉपर्टी किसी को मिलती है इनहेरिटेंस में, विरासत में, या अगर फादर एक प्रॉपर्टी अपने बेटे को गिफ्ट कर देता है तो प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल गई, तो ये भी तो फादर के हैंड से वो कैपिटल एसेट डिस्पोज हो गया, कहाँ चला गया, बेटे के पास चला गया, डिस्पोजल तो हुआ ना। और आप जानते हैं कि कैपिटल एसेट का गेन वर्कआउट करने का फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल सेल प्रोसीड नहीं ना बेटा। कैपिटल गेन वर्कआउट करने का फॉर्मूला एक्चुअल सेल प्रोसीड तो नहीं है, भले आपको सेल प्रोसीड के तौर पे 1 रुपया भी ना मिला हो, लेकिन जो मार्केट वैल्यू है फिर आपको उस केस को क्या करना पड़ेगा, सेल प्रोसीड मानना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, इस बात का जवाब दीजिए, यस और नो, रिस्पॉन्स दीजिए। तो अगर आपको एक्चुअल सेल प्रोसीड या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर, तो अगर कोई एक सेल प्रोसीड ना भी हो तब भी आपको कंसीडरेशन रिसीव्ड जो लेनी है वो हायर अमाउंट लेना है। तो फिर आपको, अगर आपने किसी को कोई चीज मुफ्त में भी दी हो तब भी आपको फेयर मार्केट वैल्यू रखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, उस फेयर मार्केट वैल्यू से आप अपनी कॉस्ट मैच करोगे और गेन आएगा। तो इवन अगर आप कोई चीज किसी को गिफ्ट करते हैं, कोई कैपिटल एसेट किसी को गिफ्ट करते हैं, तो गिफ्ट करने पर भी कैपिटल गेन अराइज होता है। मतलब एक फ्लैट है जो बाप ने बेटे को गिफ्ट कर दिया, जिसकी आज मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। बाप ने उस फ्लैट को खरीदा था कब, बहुत अरसा पहले। ठीक है, अब वो एग्जेम्पशन होल्डिंग पीरियड से होगा वो अलग बात है, लेकिन कैपिटल गेन अराइज होगा नहीं होगा ये अलग बात है। कैपिटल गेन कितना है उसके बाद उसकी टैक्सेशन कैसे होगी ये आगे अगले अगले मतलब एक एक करके ये अगला मरहला है। तो मिसाल के तौर पर अगर बाप ने वो फ्लैट खरीदा था 40 लाख का, आज उसकी मार्केट वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, लेकिन वो बेटे को गिफ्ट कर देता है, तो अगर इसमें हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो हम बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू कितनी, 1 करोड़ रुपए, कॉस्ट कितनी, 40 लाख रुपए, कैपिटल गेन कितना हुआ, 60 लाख रुपए, यस और नो। तो अब ये 60 लाख का कैपिटल गेन क्या गेन है या गेन नहीं है। तो बाप और बेटे का तो रिश्ता इस तरह का है, तो इसको गेन के तौर पे कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप मुझे बताइए। ठीक है, तो अब इस तरह की जो ट्रांजैक्शन है जहां पर शौहर से बीवी को कोई एसेट ट्रांसफर हो जाता है, बीवी से शौहर को एसेट ट्रांसफर हो जाता है, कोई गिफ्ट मिल जाता है, कोई विल होती है, मतलब यानी कि वसीयत, उसके जरिए कोई चीज मिल जाती है, या फिर कोई चीज इनहेरिटेंस के थ्रू मिल जाती है। ठीक है ना, तो कुछ सिचुएशन ऐसी है जहां पर जो है वो कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, मतलब उसको आप कैपिटल गेन के तौर पे काउंट ही नहीं करते। ठीक है, अच्छा कैपिटल गेन किसके पास अराइज होगा, जिसने एसेट डिस्पोज ऑफ किया है उसके लिए कैपिटल गेन अराइज होगा, जिसने एसेट परचेज किया या एक्वायर किया उसके लिए होगा। कैपिटल गेन हमेशा किसको किसको होता है, जो एसेट डिस्पोज ऑफ करता है उसको होता है ना। कैपिटल गेन किसके लिए देखा जाता है, डिस्पोज ऑफ करने वाले के लिए या रिसीव करने वाले के लिए, जवाब दीजिए आप मुझे। डिस्पोज ऑफ करने वाले के लिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब यानी कि आप इस लाइन को पढ़ेंगे डिस्पोज ऑफ करने वाले के हिसाब से, सही है। लेकिन इसमें रिसीव करने वाला इंपॉर्टेंट है, उसका जवाब वो क्यों, उसकी वजह देखिए, इन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसफर, अगर आप कैपिटल एसेट ऐसे ट्रांसफर करते हैं जैसे नीचे बताए जा रहे हैं, इन द फॉलोइंग मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट नो कैपिटल गेन और लॉस शैल अराइज, कोई कैपिटल गेन भी काउंट नहीं होगा, कोई लॉस भी काउंट नहीं होगा, वेयर द रेसिपिएंट, किसके लिए काउंट नहीं होगा, जो डिस्पोज ऑफ कर रहा है उसके लिए, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि रिसीव करने वाला कौन हो, रेजिडेंट हो इन पाकिस्तान इन द रेलेवेंट टैक्स ईयर। रेलेवेंट टैक्स ईयर मतलब जिस टैक्स ईयर में वो एसेट डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। ठीक है जी, अब मैंने बाप बेटे वाली एग्जांपल दी, जवाब दें। तो
तो बाप ने फ्लैट गिफ्ट किया किसको? बेटे को। फ्लैट गिफ्ट करते हुए उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपए। बाप ने कितने का परचेज किया था? 40 लाख रुपए का। डिफरेंस कितना आया? 60 लाख रुपए। 60 लाख रुपए कैपिटल गेन है, ठीक है ना। लेकिन उस कैपिटल गेन को हम काउंट नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि बाप ने बेटे को गिफ्ट किया है। तो लिखा हुआ है ना, अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव। अगर गिफ्ट किससे मिल रहा है? रिलेटिव से मिल रहा है, तो फिर उस गेन को आप काउंट नहीं करेंगे। क्या ये बात क्लियर हो रही है? लेकिन इसके लिए एक शर्त और भी है ना, बेटा रेजिडेंट होना चाहिए। यस और नो बोलिए। यानी वो 60 लाख रुपए बाप के लिए गेन नहीं बनेगा क्योंकि उसने अपने बेटे को प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। लेकिन उसके लिए एक शर्त ऊपर आ गई है कि रेसिपिएंट क्या होना चाहिए? रिस्पॉन्स करते हैं प्लीज, रिस्पॉन्स करते हैं प्लीज। रेसिपिएंट क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। तो अगर बाप बेटे को कोई कैपिटल एसेट गिफ्ट करे तो कोई कैपिटल गेन या लॉस अराइज नहीं होगा। शर्त ये है कि रेसिपिएंट क्या हो? रेजिडेंट हो। शर्त क्या है? कि रेसिपिएंट क्या हो? रेजिडेंट हो। इसका मतलब क्या? फर्ज कर लें बाप ने वो प्रॉपर्टी बेटे को गिफ्ट कर दी, लेकिन उस टैक्स ईयर में बेटा क्या निकला? नॉन रेजिडेंट। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? अब बाप के हाथों जो एसेट क्या हुआ है? डिस्पोज ऑफ हुआ है, उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा। उस पर कैपिटल गेन अराइज होगा। तो ये आपके सामने एक बुनियादी बातें कर रहा हूं। तो अब ये 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 सिचुएशंस के अंदर कोई गेन या लॉस अराइज नहीं होता। नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स बिटवीन स्पाउसेस अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ठीक है जी, एसेट्स का बंटवारा हो रहा है हस्बैंड और वाइफ के दरमियान, वाइफ और हस्बैंड के दरमियान। कब? जब उन्होंने अलहदगी का फैसला कर लिया। ठीक है, तो वो जो कैपिटल एसेट शौहर के पास से जाएंगे, ठीक है, किसके पास? उस स्पाउस के पास जो जिससे क्या हो रही है? अलहदगी हो रही है। तो वो कैपिटल एसेट जो है वो शौहर के हाथों क्या हुआ? डिस्पोज ऑफ हुआ। वो किसने रिसीव किया? जाने वाली स्पाउस ने। रिस्पॉन्स दें बेटा। चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो ज्वेलरी हो, ठीक है, चाहे वो कोई फ्लैट हो, चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे वो किसी कंपनी के शेयर्स हो। तो इट मींस दैट अगर शौहर के पास से कुछ कैपिटल एसेट वाइफ को ट्रांसफर होते हैं, जाने वाली वाइफ को, इन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, तो फिर शौहर के हाथों जो एसेट ट्रांसफर हुए हैं वाइफ को, उस पर कैपिटल गेन या लॉस अराइज नहीं होगा। ठीक है, हमें पाकिस्तान में इसकी जो सबसे बेहतरीन एग्जांपल, वैसे ये एग्जांपल हमारे यहाँ इतनी प्रैक्टिकल नहीं है पाकिस्तान में, हो सकता है जिस तरह वुमेन डे के ऊपर आजकल जो मामलात हो रहे हैं, जो खवातीन सड़कों पे आती हैं, तो इस नौयत की खवातीन से कोई बैद नहीं है कि वो इस तरह के मामलात करें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के मामलात कॉमन नहीं है। ठीक है, तो बहरहाल, तो बताने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये केस पाकिस्तान में अगर हम प्रैक्टिकल देखते हैं तो वो हमारे खान साहब के ऊपर अप्लाई कर होता हुआ देखते हैं। तो हमारे खान साहब तो हर जगह मिसाल बन जाते हैं, इमरान खान साहब। तो इमरान खान साहब के ऊपर ये अप्लाई कैसे होता जरा देखिएगा। इमरान खान साहब ने एक शादी की जमाइमा गोल्ड स्मिथ से, पता होगा आपको, इमरान खान की पहली शादी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इमरान खान एक प्रॉपर्टी के मालिक थे, और वो प्रॉपर्टी शादी के बाद, यानी जो बनी गाला की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इमरान खान ने जमाइमा गोल्ड स्मिथ को, यानी अपने स्पाउस को गिफ्ट कर दी। तो ये लिव अपार्ट नहीं हो रहा, ये तो उस वक्त गिफ्ट किए जब, यानी मतलब यानी कि एक तरह से यानी अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दी वो चीज। ठीक है जी, तो वाइफ भी रिलेटिव में शामिल है ऑब्वियसली। तो इसका मतलब जब इमरान खान ने वो प्रॉपर्टी किसको गिफ्ट की? वाइफ को, तब इमरान खान के हाथों कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ। क्यों? जो उसके वाइफ भी पाकिस्तान में थी, और अगर उसका फिजिकल स्टे पाकिस्तान में जो भी था, जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी करती है, तो वो क्या बन गई? पाकिस्तान में रेजिडेंट। तो लिहाजा
वाइफ को एसेट गिफ्ट करने से कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ। ये कौन सा पॉइंट कवर हुआ? पॉइंट बी कवर हुआ। तो इमरान खान की जिंदगी में पॉइंट बी भी कवर हो रहा है और ए भी कवर हो रहा है। सही है बेटा। अच्छा, उसके बाद इमरान खान सियासत में आ गया, उसके बाद वो बड़ी मसरूफ जिंदगी गुजारने लगा। उसकी वाइफ पाकिस्तान से बाहर रहना चाहती थी, वो पहले ही पाकिस्तान से बाहर चली गई। अच्छा, अब ये हुआ कि इनके दरमियान एग्रीमेंट हो गया टू लिव अपार्ट का। तब ये एग्रीमेंट हो गया टू लिव अपार्ट का, तो बनी गाला वाली प्रॉपर्टी किसके नाम पर थी? जमाइमा गोल्डस्मिथ के नाम पर थी। जाते हुए उसने वो प्रॉपर्टी वापस कर दी किसको? इमरान खान को। जाते हुए प्रॉपर्टी उसने वापस कर दी किसको? इमरान खान को। अब बताइए, अब रेसिपिएंट कौन है? इमरान खान। और कैपिटल गेन मतलब यानी कि कैपिटल एसेट किसके हाथों पे डिस्पोज ऑफ हो रहा है? जमाइमा गोल्डस्मिथ के। तो क्या कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ? क्या कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ? क्या कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ? नहीं हुआ। बस शर्त है कि रेसिपिएंट कौन है? रेजिडेंट हो। इमरान खान कौन है? इमरान खान कौन है? रेजिडेंट है ऑब्वियसली। तो लिहाजा जब वो प्रॉपर्टी उसने वापस की तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ। तो ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया बेटा? ठीक है, क्या ये सिनेरियो क्लियर है आपको? इनको हम क्या बोल रहे हैं? नॉन रिकग्निशन रूल्स का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं बेटा? नॉन रिकग्निशन रूल्स। यानी ये वो सिचुएशन है जिसमें किसी भी किस्म का कोई कैपिटल एसेट आप डिस्पोज ऑफ करें, उस पर गेन या लॉस काउंट नहीं किया जाएगा, अराइज नहीं माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर इसमें रिसीव करने वाला क्या बन जाए? नॉन रेजिडेंट, तो फिर कैपिटल गेन या लॉस क्या होगा? अराइज होगा। तो रेसिपिएंट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि भाई सिचुएशन क्या बनी। देखें, एक शख्स, वो नहीं आता आजकल जो है वो टिकटॉक पर और फेसबुक पर जो चैट होती है, उसके बाद जो वो खातून बाहर से आ जाती हैं और फिर उन बाहर से आने के बाद जो है वो यहाँ पर आके शादी कर लेती हैं यहाँ के किसी नौजवान से। ठीक है, वहाँ की बुजुर्ग खातून। ऐसा केस देखा होगा आपने, न्यूज में अक्सर बेशतर चल रहा होता है कि वहाँ की कोई बुजुर्ग खातून आ गई, यहाँ के नौजवान आदमी से शादी कर ली उन्होंने। मीडिया खबरें चलाता है पर इस तरह की। यस और नो? तो अब यानी ये जो स्पेशल केस है, इसमें क्या हुआ भाई? वो खातून कहाँ आई? पाकिस्तान आई। अब ये हमारे जो ये वाले जो है, ये असल में ये बाहर जाके रहना चाहते हैं, और बाहर जाके रहना चाहते हैं मतलब ये वहां पर वहां की नेशनलिटी हासिल करने के लिए शायद ऐसा कर रहे हो, मे बी, जो भी इसकी वजह हो। लेकिन ये वाला मामला बड़ा खतरनाक है ना, क्योंकि आपको पता है ये ज्यादा लंबा अरसा कहानी चलनी नहीं है, इसमें लिव अपार्ट तो होना ही होना है। तो ये जो बाहर वाली खातून है, अपने हुकूक बड़े अच्छी तरह से जानती हैं। तो अगर ये लिव अपार्ट हुई तो ये खाली हाथ तो नहीं जाएंगी, कुछ ले दे के जाएंगी। तो ये जो साहब थे टिकटॉक वाले या फेसबुक वाले, इनको जरूर अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धोने पड़ेंगे किसी ना किसी चीज से। तो अगर वो कोई चीज कैपिटल एसेट है तो वो कैपिटल एसेट उनके हाथ से गया, और रिसीव करने वाली खातून जो है वो बाहर से आई थी, तो हो सकता है 1-2 महीने पाकिस्तान में ठहरी हूँ, और वो पाकिस्तान के रेजिडेंट वाले स्टेटस को पूरा ना करती हूँ। तो क्या हुआ बेटा? नंबर 1 क्या हुआ? एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ। यस। रेसिपेंट कौन निकला? रेसिपेंट क्या निकला? नॉन रेजिडेंट। ऐसा ही है ना? फेयर मार्केट वैल्यू पर डिस्पोजल माना गया, डिफरेंस क्या बन गया आपके लिए? गेन बन गया, और उस गेन को आपको टैक्स भी करना पड़ा, मतलब गेन अराइज हो गया इस केस में। ठीक है, तो ये आप जरा सिचुएशन समझ जाएं कि इस तरह की। हाँ, लेकिन पे कौन करेगा बेटा? जिसने डिस्पोज ऑफ किया ना। टैक्स ट्रीटी का क्या ताल्लुक बेटा? ये तो आपकी जो गेन डिस्पोज ऑफ हो रहा है वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है ना, और पाकिस्तान सोर्स इनकम का रेजिडेंट पर्सन की टैक्स ट्रीटी से कोई लेना नहीं है। आप जब टैक्सेबिलिटी की बात करो तो फिर आप उसको देखो ना जिसके हाथ पर कैपिटल गेन हुआ है। कैपिटल गेन तो यहाँ वाले नौजवान के हाथ पर हुआ है ना, क्योंकि उसका एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है।
हम उस दूसरी खातून के नॉन रेजिडेंट होने की बात तो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो रेसिपेंट वाली बात यहाँ लिखी हुई है, उसका जिसके हाथों कैपिटल गेन हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है ना बेटा। रेजिडेंट वाली बात यहाँ पर तो सिर्फ इतनी है कि भाई अगर रेसिपेंट नॉन रेजिडेंट हुआ तो फिर ये कैपिटल गेन राइट होगा और टैक्स भी होगा। तो टैक्स किसके हाथ होगा? उसी के हाथ होगा ना जिसका कैपिटल एसेट था। तो अब उसका स्टेटस देखो आप, उसका स्टेटस पाकिस्तान में क्या है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट। तो अगर जिसके हाथों कैपिटल गेन हुआ है उसका स्टेटस पाकिस्तान में क्या है, रेजिडेंट है, तो टैक्स ट्रीटी का फिर रेजिडेंट की पाकिस्तान सोर्स इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट हो तो फिर आपकी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो हर हाल में टैक्स होगी, उसको कोई टैक्स ट्रीटी एग्जेम्प्ट नहीं करवा सकती। ये बुनियादी बातें बहुत पहले आपको डिलीवर की जा चुकी है। ठीक है, शायद आप खातून की तरफ चले गए, वो नॉन रेजिडेंट तो क्या उनके हाथों कुछ टैक्स थोड़ी हो रहा है, उनको तो एसेट मिला है। टैक्सेबिलिटी तो उसके हाथ पर हो रही है ना जिसने वो एसेट क्या किया, डिस्पोज ऑफ किया। ठीक है, उसके बाद जनाब अंडर अ गिफ्ट फ्रॉम अ रिलेटिव, रिक्वेस्ट और विल। ठीक है जी, यानी कि कोई आपको गिफ्ट कर दे या फिर आपको वसीयत कर जाए, वसीयत में आपको कुछ मिल जाए। उसके बाद बाय सक्सेशन, इनहेरिटेंस और डिवोल्यूशन। ठीक है जी, तो बादशाह के बाद बादशाह कौन बनता है? बादशाह के बाद बादशाह कौन बनता है? उसका बेटा बनता है, वो सक्सेसर है उसका। तो सक्सेसर मतलब जो एक को किसी को रिप्लेस कर दे ना, ठीक है ना। और उसके बाद विरासत तकसीम होती है जब, तो प्रॉपर्टीज जो हैं वो बांट दी जाती हैं। जितने भी उसके क्या कहते हैं लोग होते हैं जिनको प्रॉपर्टी मिलनी होती है वो। उसके बाद वर्षा जिसको हम कहते हैं ना, वारिसीन, जितने भी वारिसीन होते हैं उनको ये प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलनी होती है। तो जो भी साहब दुनिया से कूच फरमा गए, मतलब जो चले गए, उनकी जायदाद उनके बच्चों में, उनकी बीवी में, और जो भी इनके रिलेटिव बनते हैं जिनके हक बनता है शरई तौर पर, उनके दरमियान तकसीम हो जाएगी। तो वो सारे क्या है, रेसिपिएंट है। ठीक है, तो जो बंदा दुनिया से गया है उसकी प्रॉपर्टी तकसीम हो रही है। लेकिन अगर कोई भी रेसिपिएंट कौन निकला बेटा, क्या निकला, नॉन रेजिडेंट, तो फिर क्या हुआ, मरने वाला मर तो गया लेकिन उसको कैपिटल गेन भी हो गया, और वो उस कैपिटल गेन पर जाते हुए मतलब यानी कि मरने के बाद भी उसको टैक्स देना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? अब वो मरने के बाद टैक्स कैसे देगा ये अलग बात है भाई। तो टैक्स डिपार्टमेंट छोड़ता किसी को भी नहीं है। जो टैक्स ऑब्लिगेशन है वो आप पूरी करें या आपके वर्षा पूरी करेंगे, जाहिर सी बात है जिनके पास अब आपकी प्रॉपर्टी आ गई है फिर ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो आपके ब्याह पर ये टैक्स लायबिलिटी क्या करें, पूरी करें। बड़ा शुक्र करें उसामा कि जाते जाते टैक्स लायबिलिटी है तो टैक्स वालों को पता नहीं लगता कौन सा बंदा मरा है, वरना वो कबर पे ऐलान नहीं होता कि भाई अगर किसी का कोई उधार हो या कुछ हो तो बता दें, तो टैक्स वाले तो पहले पहुंच जाएंगे, भाई हमारा उधार रहता है पहले वो चुका कब्रस्तान के अंदर। ये तो बोलेंगे भाई सबसे पहले तो हमारा निकलता है, वो निकालो, शाबाश। इनका बस चलो तो अभी टीम इमरान खान को पता लग गया ना ये वाली पॉलिसी का कि हाँ यार ये टैक्स कलेक्ट करने का ये भी रास्ता है, तो कब्रस्तान के अंदर क्या कर देगा, एफबीआर के बंदों को अपॉइंट कर देगा वहां पर। बोला कबर से पहले चेक कराओ टैक्स पेड है कि नहीं। कबर उसकी खुदेगी जिसका टैक्स पेड होगा। मुर्दा उठ के बोलेगा सुकून कबर में भी नहीं है। ठीक है, बहरहाल नहीं घबराना नहीं यार, घबराना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 2020 बेटा फिक्र ना करो, कोरोना वायरस आ गया, वरना तो ये भी आप देखो इंशाल्लाह आपका इंटरेस्ट रेट डाउन है, गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट दे रही है, इसके इफेक्ट्स इकोनॉमी के ऊपर है। लोग क्या करते हैं, टैक्स देते नहीं है, मसला सारा ये है। जो इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, वो सारा मसला है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो गई है। ईद पे भी लोगों ने कितना माल कमाया है बट आपको आइडिया नहीं है इस चीज का। लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज है, लेकिन वही है ना, एक नेगेटिविटी जो चल रही है ना वो बड़ी गंदी है। लोगों ने एक नेगेटिविटी ऐसी क्रिएट कर दी है कि सब कुछ होते हुए भी क्या कर रहे हैं। हाँ, कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे
जिनका ताल्लुक, जिनके बिजनेस का ताल्लुक जो है ना वो कुछ और सेक्टर से, जैसे स्कूल कॉलेज बंद है, तो अब जो कन्फेक्शनरी वाले हैं या जो आपके बेकरी वाले हैं जिनके पेटीज बिस्किट इस तरह के आइटम बिकते थे, उनके हालात थोड़े डाउन है, इसलिए कि जाहिर सी बात है जब तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बड़े पैमाने पर नहीं खुलेंगे तो उनकी बहुत बड़ी सप्लाई या जो जाती थी वहां पर, यानी वहां से जो डिमांड उनके पास आती थी वो डिमांड क्रिएट नहीं होगी ना बेटा। तो जो बेकरीज वाले थे खास तौर पर, या जो भी आइटम जिनका भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से लिंक था, चाहे वो अब स्टेशनरीज हो या कुछ भी हो XYZ, उनके बिजनेस को थोड़ा क्या है प्रॉब्लम है, वो भी कुछ अरसे में खत्म ही होना है ऑब्वियसली। तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह वक्त के साथ कवर हो जाएंगी। बाकी कपड़े वाले जूते वाले तो मजे कर रहे हैं, सब कम वक्त के अंदर ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन अभी इंशाल्लाह शुरू होगी तो सीमेंट इंडस्ट्री काम करेगी आपकी इंशाल्लाह। तो मतलब इन फ्यूचर तो अब ब्राइट दिखता है फ्यूचर। पर 2 नंबरियां बड़ी हैं हमारे यहाँ पर कि एक तरफ माल भी बना लिया, दूसरी तरफ टैक्स दिया भी नहीं गवर्नमेंट को। ठीक है, बहरहाल। अच्छा, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स ऑन डिसोल्यूशन ऑफ एन एओपी और ऑन लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कि जब एओपी डिसॉल्व होती है या कंपनी डिसॉल्व होती है तो डिसॉल्व होने पर जो आपकी लगाई हुई ओरिजिनल कॉस्ट होती है, जो आपने इन्वेस्ट की होती है, उससे ज्यादा रकम आपके पास आती है। क्यों? क्योंकि वो रिटेन प्रॉफिट्स जो हैं बिजनेस के पास वो भी तो आपके पास वापस आएंगे ना। तो अगर आप अपना वैसे अगर आप अपना शेयर एओपी के अंदर किसी और को बेचो तो फिर उस पर कैपिटल गेन राइज होगा। लेकिन अगर आपकी एओपी लिक्विडेट हो जाती है और आपके लगाया हुआ सरमाया आपको वापस मिल जाता है, कहां से? एओपी से या कंपनी से, तो फिर उस केस में आपके पास कोई कैपिटल गेन राइज नहीं होगा। मतलब लिक्विड, यानी अगर आप अपना हिस्सा खुद अपनी मर्जी से किसी और को बेच देते हैं, अपना शेयर किसी और को बेच देते हैं, फिर तो कैपिटल गेन राइज होगा। लेकिन अगर बिजनेस ही क्लोज हो रहा है, बिजनेस ही शट डाउन हो रहा है और वो बिजनेस लिक्विडेट होके, मतलब वो बिजनेस अपने तमाम एसेट्स बेचकर आपको आपका हिस्सा वापस कर रहा है, तो उसमें आपकी लगाई हुई कॉस्ट से अब हिस्सा आ रहा है, तो वो बिजनेस के इजाफी प्रॉफिट्स हैं, जो रिटेन प्रॉफिट्स हैं वो आपके पास वापस आ रहा है, तो उसको कैपिटल गेन नहीं माना जा रहा। बस शर्त ये कि रेसिपेंट क्या हो, रेजिडेंट हो। ठीक है, तो ये तमाम बातें। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव आ गई है नीचे, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव एज पर सेक्शन 38 सेक्शन 5, रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स, किसी भी, क्योंकि रिश्तेदार किसका होगा, ऑब्वियसली इंडिविजुअल का होगा। आप ये बोलते एक एओपी दूसरा एओपी के रिश्तेदार है, आप ही नहीं बोल सकते कंपनी दूसरी कंपनी के रिश्तेदार। रिश्तेदार का लफ्ज जो इस्तेमाल होता है वो किसके लिए, किसके ऊपर अप्लीकेबल होगा, वो ऑब्वियसली इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो एन एंसेस्टर, a descendant of any of the grandparents or an adopted child। ठीक है, यानी आपके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे, मतलब आपके बच्चे फिर उनके बच्चे, आपके पेरेंट्स फिर उनके पेरेंट्स। ठीक है, ये सब क्या होगा, आपके रिलेटिव होगा। ठीक है ना। और एन अडॉप्टेड चाइल्ड, और जो बच्चा अडॉप्ट किया जाए वो भी रिलेटिव की डेफिनेशन में फॉल करता है। और स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है ना। और एक इंडिविजुअल का जो स्पाउस है वो भी इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है जी, तो ये तमाम बातें आपके सामने हैं। ये एक थोड़ी सी मुश्किल डेफिनेशन है, इसको तफसील से मैं आपके सामने रखूंगा कब, जब मैंने आपको कहा था मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा एसोसिएट की। तो एसोसिएट की डेफिनेशन में तो इस डेफिनेशन को तो तफसील से और खोल के बयान करेंगे। तफसीली बातें हैं इसके अंदर, थोड़ी बारीक बारीक नुक्ते हैं। तो जब एसोसिएट पढ़ाएंगे जरा उस वक्त भी आपको क्या करेंगे, इसको दोबारा रिकॉल करवाएंगे इन डिटेल कि ये डेफिनेशन आपके सामने क्या है। ठीक है, तो ये तमाम बातें यहाँ तक आपके सामने रख दी बेटा मैंने।
यहाँ तक बात समझ में आती है? आप बताइए। अब ये लास्ट पॉइंट देखें, लास्ट पॉइंट क्या है? डीम कॉस्ट। एक शेयर था 100 रुपए का जो आपने खरीदा था, जिस वक्त आपने वो शेयर बेटे को गिफ्ट किया उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 200 रुपए। क्लियर? एक मिसाल देना, फिर नंबर ऑफ शेयर आप खुद मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक शेयर जो एक बाप ने खरीदा था कितने का? 100 रुपए का, वो अपने बेटे को गिफ्ट किया, उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू 200 रुपए थी। तो बेटा जो था वो रेजिडेंट था, लिहाजा बाप के हाथों 100 रुपए का गेन अराइज नहीं हुआ। क्लियर? लेकिन अब सवाल है कि जो रेसिपिएंट है उसके लिए कॉस्ट क्या होगी, ताकि अगर वो इन फ्यूचर वो डिस्पोज ऑफ करे तो उसका कैपिटल गेन कैसे निकलेगा? तो रेसिपिएंट की कॉस्ट क्या होगी? बाप वाली कॉस्ट रेसिपिएंट की कॉस्ट बन जाएगी, या एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी वो रेसिपिएंट की कॉस्ट कहलाएगी? जवाब इसका क्या है? फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो होगी वो रेसिपिएंट की कॉस्ट बनेगी। मतलब बेटे ने बाप से वो शेयर इनहेरिटेंस में या गिफ्ट के तौर पे हासिल किया 200 रुपए का। तो इन केस अगर बेटा अब उसको किसी भी डेट पर बेचता है, मतलब बेटे ने वो शेयर आगे बेच दिया कितने का? 350 रुपए का। तो बेटे को गेन कितना हुआ? 250 रुपए या 150 रुपए? जवाब इसका क्या है? 150 रुपए। 350 माइनस 200 जो कि फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। तो फेयर मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर जो होगी वो डीम कॉस्ट मान ली जाएगी। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा बेटा। क्या ये बात क्लियर है सबको? जवाब दीजिए। ठीक है, तो अभी आपके सामने है सारे पॉइंट्स। अच्छा, अब इसमें एक पॉइंट इजाफी है, वो क्या है? ये क्या है? हाँ, कहता है however in case of transfer of an asset between spouses under an agreement to live apart, the cost in the hands of transfer shall be the cost of the recipient। एक वाहिद केस ऐसा है जिसमें जो ट्रांसफर की कॉस्ट है वही ट्रांसफर की कॉस्ट है, मतलब वो है एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। वो है एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। सही है बेटा? मतलब एक प्रॉपर्टी है जो आपने परचेज की थी 75 लाख रुपए की, ठीक है, और वो लिव अपार्ट वाले केस में ट्रांसफर हो गई किसको? स्पाउस को। जिस वक्त ट्रांसफर हुई उस वक्त उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 3 करोड़ रुपए थी। तो इस केस में जो स्पाउस के हाथ में प्रॉपर्टी आई है उसकी जो रेसिपिएंट की जो कॉस्ट है फिर वो 75 लाख रुपए रहेगी, वो फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी। और ये सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? लिव अपार्ट वाले। मतलब अगर अगर हस्बैंड स्पाउस को गिफ्ट करे, वैसे ही लिव अपार्ट वाले केस के अलावा, तो फिर रेसिपिएंट की जो कॉस्ट होगी वो फेयर मार्केट वैल्यू होगी। सिर्फ एक वाहिद केस ऐसा है लिव अपार्ट वाला जिसमें जो ट्रांसफर करने वाले की कॉस्ट है वही ट्रांसफरी की कॉस्ट है जिसको ट्रांसफर परफॉर्म किया गया है। एक होता है ट्रांसफर जो ट्रांसफर परफॉर्म कर रहा है, और एक है ट्रांसफरी जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है एसेट। तो ट्रांसफर की जो कॉस्ट है वही ट्रांसफरी की कॉस्ट है। ठीक है, क्या ये बात सबको क्लियर है बेटा? यहां तक सारी बात क्लियर है? जवाब दें बेटा। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे, इंशाल्लाह बाकी सारी बातें अगली क्लास में आपसे करेंगे।